हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और अब हम लोग रीजनिंग को भी सेट वाइज करेंगे जिस तरीके से मैथमेटिक्स करते आ रहे थे। आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर रीजनिंग की भी शुरुआत की जाए, तो आइए आज से रीजनिंग की भी हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और बीच बीच में रीजनिंग की भी क्लासेज आपकी होती रहेगी। जिस तरीके से मैथ आप बिल्कुल नए क्वेश्चंस देख रहे हैं उसी तरीके से रीजनिंग में भी आपको बिल्कुल नया नया क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यह आपका रेलवे के सभी एग्जाम के लिए तो बैच वरदान साबित होगा ही, इसके अलावा भी और भी अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह बैच आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट जो है वह सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो आइए बिना विलंब किए हुए सीधे हम चलते हैं सेट के ऊपर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है। यह बोला यह गया है कि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, प्लस और भाग को, यानी जहां भी आपको प्लस दिख रहा है वहां पे आपको क्या करना है, भाग को करना है, और जहां भाग दिख रहा है वहां प्लस करना है। बोला क्या गया है कि प्लस और भाग को परस्पर बदला जाता है, यानी प्लस के जगह भाग, भाग के जगह प्लस। और उसी प्रकार से माइनस और गुना को, यानी जहां माइनस है वहां आपको करना है गुना और गुना के स्थान पर कर लेना है माइनस। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को बस ध्यान से पढ़िएगा। बोला क्या है कि प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, यानी प्लस के जगह भाग और भाग के जगह प्लस, और माइनस और गुना के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यानी जहां माइनस है वहां पे गुना कर दिया जाए। उसके बाद इस इक्वेशन का मान क्या आएगा। तो आइए इसको सोल्व हम लोग करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले देखिए संख्या है हमारे पास 100, तो 100 लिखिए। गुना के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस, जहां गुना होगा वहां माइनस, 121। उसके बाद देखिए सभी चिन्ह को बदलना है, जहां प्लस है वहां लिखना है भाग, तो भाग लिखेंगे। उसके बाद 11 है तो 11, फिर आगे है माइनस, माइनस के जगह लिखना है गुना, तो गुना लिखिए 7। फिर आगे देख लीजिए 7 के बाद भाग है तो भाग के जगह लिखना है प्लस, तो प्लस लिखेंगे 24। उसी तरह से आगे बढ़िए, माइनस है तो माइनस के जगह गुना 8 के बाद आपका गुना है, गुना के जगह लिखना है माइनस, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 33। इसके बाद आगे देख लीजिए 33 के बाद गुना है, गुना के जगह माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 99। और फिर आगे भाग है, भाग के जगह हमें क्या लिखना है प्लस, तो प्लस 17। अब इसका कैलकुलेशन आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से कर लेना है, ठीक है। जैसे बोला गया था हम लोग चिन्ह बदल लिए, प्लस के जगह भाग, भाग के जगह प्लस, माइनस के जगह गुना, गुना के जगह माइनस कर लिए। अब एक चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है कि बोर्ड मार्क्स के अनुसार पहले भाग का क्रिया होता है फिर गुना का क्रिया होता है, तो इस पूरे में भाग तो यहीं पे है, तो पहले भाग का क्रिया कर लीजिए। जब 121 में 11 से भाग करिएगा तो 11 होगा, 121 में 11 का भाग करिएगा तो 11 होगा, और फिर इसमें 7 से गुना करिएगा तो इस पूरे का वैल्यू आ जाएगा 77। तो यहाँ 100 है, रहने दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस 77 हो जाएगा। पहले भाग का क्रिया 11 फिर गुना तो 77। यहाँ देखिए 24 अठे हो जाएगा, 20 अठे 160, 4 अठे 32, 192 प्लस 192, ठीक है। आगे चलिए, आगे माइनस 33 है तो रहने देते हैं इसको, फिर माइनस 99 है इसको भी रहने दीजिए, और प्लस 17 है, ठीक है। बाकी तो आपका प्लस माइनस है, प्लस माइनस का क्रिया हम लोग एक साथ कर सकते हैं। भाग पहले करना है उसके बाद गुना, तो देख लीजिए पहले भाग किए उसके बाद गुना यहाँ था तो यहाँ कर लिए, फिर यहाँ गुना था तो यहाँ कर लिए। अब बाकी देख लीजिए कुछ वैल्यू प्लस में है कुछ वैल्यू माइनस में है, तो प्लस वाला को एक जगह जोड़िए और माइनस वाले को एक जगह। तो देखिए प्लस में क्या है 100 में 192 जोड़ेंगे 292, और 292 में जब हम लोग 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 292 में जब 17 जोड़ेंगे तो 309। तो सारे प्लस वाला का योग आ गया आपका 309, 309 प्लस में हो गया। अब माइनस वाले को जोड़िए, 77 में 33 जोड़िएगा, एक जाति वाला एक साथ जुटेगा, तो 77 में 33 जोड़िएगा कितना होगा 110, और 110 और 99 कितना हो जाएगा, 110 में जब 99 जोड़िएगा तो 209 हो जाएगा। तो 309 आ गया प्लस में, 209 माइनस में, 309 में से 209 माइनस करिए कितना हो जाएगा 100। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा विकल्प बी। सिर्फ चिन्हों को बदलना था, फिर बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इसका कैलकुलेशन आपको कर लेना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है। यहाँ कथन दिया गया है और उसके आधार पर यह पता लगाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सिलॉक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का उपयोग करते हैं, यानी जो कथन दिया गया है उसके अनुसार बना लेते हैं वेन डायग्राम, और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष हम लोग निकाल लेते हैं, जो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, सभी तवे पेन हैं, जो भी तवा है वह क्या है सर, जो भी तवा है वह पेन है। तो कैसे वेन डायग्राम बनेगा इसका, तवा और तवा के ऊपर से हो जाएगा पेन, सभी तवा क्या हो गया, पेन हो गया। आगे देखिए क्या बोला है, सभी पेन ब्रश है, जो भी पेन है, यह पूरा का पूरा पेन था, तो जो भी पेन है वह क्या है सर, जो भी पेन है वह आपका ब्रश है। इसके आगे क्या बोला है, और सभी ब्रश मेज है, जो भी ब्रश है सबका सब क्या है सर, जो भी ब्रश है सबका सब आपका मेज है। सभी का वेन डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो अंदर में रहेगा कुत्ता, इसके ऊपर से क्या रहेगा, बिल्ली होगा, ठीक है। चलिए
अब इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यह हिस्सा किसका है? इतना सर्किल है तवा का, इतना सर्किल है पेन का, यह ब्रश का और यह मेज का। निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो पूरा पूरा सही होगा, जो 100% सही होगा, वही निष्कर्ष आपका सही होगा। यहाँ देखिए क्या बोला है, कुछ मेज तवे हैं, कुछ मेज तवे हैं। तो देख लीजिए यह पूरा हिस्सा किसका है? मेज का। और जब यह पूरा हिस्सा मेज का है तो इसका इतना हिस्सा तो तवा है, यानी मेज का कुछ हिस्सा तवा है तो कुछ मेज तवे हैं। यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जब इस तरह से डायग्राम बने तो कुछ वाला सही हो जाएगा। चाहे बोले कुछ तवे मेज है या कुछ मेज तवे हैं, दोनों बात बिल्कुल क्या होगा? दोनों बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि पूरा पटना जो है वह बिहार है, तो आप कैसे वेन डायग्राम बनाइएगा इसका? पटना यहाँ पे आएगा और बिहार यहाँ पे आएगा, पूरा पटना बिहार। अब हम आपसे कहे कि कुछ बिहार पटना है, तो सही बात है, बिहार का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा तो पटना है, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ पूछा गया था, बोला है कुछ मेज तवे हैं, तो देखिए पूरा मेज है, मेज का कुछ हिस्सा तो तवा है। आगे सभी पेन तवे हैं। सभी पेन तवे कब होता? जब पेन के ऊपर से तवा होता, जब पेन के ऊपर से तवा होता, तो यह आपका गलत हो गया। आगे बोला है कोई भी पेन तवा नहीं है, कोई भी पेन, पेन का कुछ हिस्सा तो तवा है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प बी, केवल निष्कर्ष एक अनुपालन करता है। जब आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोला गया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच। बाकी आगे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे क्रिया आपको करना है। संक्रियाएं संख्याओं के संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। ठीक है, हमें यह देखना है कि यहाँ जो इन तीनों संख्या में रिलेशन है, यहाँ जो रिलेशन है वही रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है, बस इसी चीज़ का आपको पता लगाना है। और कैलकुलेशन के लिए आप जोड़ घटाओ गुना भाग यह कर सकते हैं, ऐसा दे रखा है इंस्ट्रक्शन में। तो देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है इन संख्याओं में, थोड़ा समझिएगा। 15, 41 और 4 में आप ऐसा करिए, 15 और 4 का लास्ट वाला दोनों को गुना करिए तो 15 और 4 का, सर 15 गुने 4 हो जाएगा 60, और फिर इस दोनों को जोड़िए, 15 4 कितना हो जाएगा? 19, और 60 में से 19 माइनस करिए, कितना आ गया? 41 आ गया। कैसे 41 आया समझिएगा। हम एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे, एक बार पहले गुना करेंगे तो 15 चौके 60, और फिर इसी दोनों को जोड़ेंगे 19, और इसका अंतर बीच में आ जाता है। मतलब इस दोनों के गुणनफल में इसके योगफल को घटाते हैं तो बीच वाला आ जाता है, ऐसा हम लोग सोचे हैं। तो अगला में वही ट्राई करके देखते हैं। इस दोनों को गुना करिए, 19 पंचे 95 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इस दोनों को जोड़िए, 19 5 कितना हो जाएगा? 24। इसका अंतर देखिए तो सर 71 का आ गया। कहने का मतलब क्या है, जो लॉजिक हम लोग सोचे हैं वो बिल्कुल सही है। लास्ट वाला दोनों के गुणनफल में उसके योगफल को घटाने पर बीच वाला आ जाता है। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। लास्ट वाला दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 10 दूना 20। लास्ट वाला दोनों का योग कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। इसका अंतर देख लीजिए तो क्या अंतर बीच वाला आ जाता है? हाँ सर बीच वाला आ जाता है, तो आंसर हमारा विकल्प ए हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे क्या करना है। लास्ट वाला दोनों के गुणनफल में जो पहला और तीसरा है, तो पहला और तीसरा के गुणनफल में पहला और तीसरा के योग को जब घटाते हैं तो कितना आ जाता है? बीच वाला आ जाता है। यहाँ देखिए तो क्या ऐसा हो रहा है? 13 गुना 3 कितना होगा? 39। इसमें इस दोनों को जोड़ के घटाइए, 13 3 16। 39 में से 16 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? 39 में से 16 घटाइएगा 23, बीच में 55 है, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप समझ पा रहे होंगे कि क्या करना था, क्या रिलेशन था। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा आप एनालॉजी का क्वेश्चन बनाते थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आगे देखिए नंबर 4, यहाँ पे इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिएगा सबसे पहला लेटर देखिए एस है, तो एस होता है 19 पे, पी 16 पे, 19 माइनस 3 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 3 7। तो अब 7 माइनस 3 करेंगे क्या होगा? 4, यानी कि डी आएगा। तो डी वाला, जिससे डी से शुरू होने वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। विकल्प डी नहीं हो सकता है, ई से शुरू हुआ है। आगे नंबर को देखिए, 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54। गौर से देखिएगा तो पता चलेगा नंबर तिगुना हो रहा है। 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, और 162 तिया करेंगे तो 486। तो डी के बाद 486,
डी के बाद 486 वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आप आगे लेटर को भी देख सकते हैं। देखिए 12 दू 14 दू 16 दू 18 दू 20, तो आगे 22 नंबर पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको हर लेटर का पोजीशन पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की बात करें, जैसे टी आता है 20 नंबर पे, है ना, के आता है 11 नंबर पर, और बहुत अच्छे तरीके से हम अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद करवाए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जा करके उसके ट्रिक के मदद से जो है आप सारे अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद कर सकते हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी। एक वीडियो में 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें कंप्लीट आप याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारा एक बैच चल रहा है मैथ्स वाटिका 2.0 के ऊपर। वहाँ तो कई सारा बैच है, एलपी टेक्नीशियन के लिए अलग से बैच है, इसके अलावा मैथ फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। लेकिन यह जो बैच है बिल्कुल नया हमने स्टार्ट किया है। इस बैच के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन सारे नए क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। यानी यह जो बैच है आपका सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एकमात्र ऐसा कोर्स है जो सारे एग्जाम का अच्छा से तैयारी करवा देगा आपका। इस बैच का फ़ी आपका 399 रुपये है, जिसमें एक बैच आपको फ्री में मिलता है। पहले जो मैथ फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा था उसका कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो है इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा, और साथ में इस बैच का जो कंटेंट है वह तो आपको मिलेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह सवाल आपका इनइक्वालिटी से है, और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे समझिएगा। इनइक्वालिटी वाले वीडियो का भी लिंक यहाँ पे हम आपको दे देंगे। मात्र 20 मिनट में आप कंप्लीट इनइक्वालिटी को अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है इनइक्वालिटी का, तो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। मात्र 20 मिनट में आप हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। देखिएगा करना क्या होता है, कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। यहाँ पे क्या बोला है, आर ग्रेटर देन पी, तो आर से आपको चलना है पी के तरफ। कहाँ चलना है, आर से पी के तरफ चलिए। देखिए क्या क्या सिंबल आपको मिलता है। एक चीज़ का ध्यान रहे, जैसे एम है ग्रेटर देन पी, अगर हम एम से पी की ओर चले तो इस सिंबल को हम लेस देन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एम लेस देन पी। लेकिन हम अगर पी से चलेंगे एम की ओर तो इसी सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, इस सिंबल को हम पढ़ेंगे पी ग्रेटर देन एम। यानी यहाँ पे हम ऐसे यूज कर लेंगे कि सर ग्रेटर देन है। अगर एम से पी की तरफ चलेंगे तो यह सिंबल लेस देन हो जाएगा, लेकिन पी से एम की तरफ चलेंगे तो यही सिंबल क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। तो पहले इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या है, पी ग्रेटर देन आर, तो हम पी से आर के तरफ चलते हैं। पी से हम लोग चलेंगे किसके तरफ, आर के तरफ, सॉरी आर ग्रेटर देन पी है ना, तो आर से पी के तरफ। तो आर से चलिए, क्या क्या सिंबल मिलता है बस उसको देखिए। पहले मिलेगा जी बराबर, उसके बाद क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन, उसके बाद क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। आप बोलोगे कि सर यह तो लेस देन है, ग्रेटर देन आप इसको कैसे ले लिए। तो आपको चलना है कहाँ से, आर ग्रेटर देन पी है तो आपको चलना है आर से पी के तरफ। तो आर से पी के तरफ चलिए, बराबर, देखिए आर के तरफ से ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिए। अब ऐसा करने का क्या मतलब है, तो जब यह तीनों सिंबल आए, ध्यान रखिएगा, जब यह तीनों सिंबल आए तो इस तीनों सिंबल में जो सही रिलेशन होगा वह ग्रेटर देन होगा। सही रिलेशन क्या होगा, जो ग्रेटर देन होगा। तो देखिए क्या यहाँ आर ग्रेटर देन पी है तो यह जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा, प्रायोरिटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए और इक्वल टू आ जाए, यह तीनों एक ही परिवार का है। जब यह तीनों सिंबल आ जाए दो वेरिएबल के बीच तो उसके बीच का सही रिलेशन आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी ग्रेटर देन है तो सही रिलेशन ग्रेटर देन हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन नहीं है और ग्रेटर देन इक्वल टू आया है तो उसके बीच का सही रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। और अगर यह दोनों नहीं है तो फिर उसके बीच का सही रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, चीज़ों को समझिएगा फिर से। यहाँ पे क्या बोला है, आर ग्रेटर देन पी, तो आप क्या करिएगा, आर से पी के तरफ चलिएगा। आर से पी के तरफ तो क्या मिलेगा सिंबल, सबसे पहले बराबर मिला, उसके बाद ग्रेटर देन मिला, क्योंकि आर से पी के तरफ चल रहे हैं तो ये ग्रेटर है ना। और फिर इस तरफ देखिए यह क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू है। जब यह तीनों सिंबल आएगा इसका मतलब सही रिलेशन इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ ग्रेटर देन लिखा है मतलब यह निष्कर्ष सही है। आइए दूसरा को चेक करते हैं, एफ लेस देन पी। एफ से पी के तरफ चलना है, यानी इस बार सीधा चलना है एफ से पी के तरफ, यानी बिल्कुल सीधा चलना है। तो आइए सीधा चलिए,
एफ से चलना है कहाँ पे, बी के तरफ। तो देखिए सिंबल क्या क्या मिल रहा है, इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू। आप बताइए कि इस जब यह तीनों सिंबल आ जाए तो हमें किसको प्रायोरिटी देना है, ग्रेटर देन को, यानी इसके बीच में अगर एफ ग्रेटर देन बी होता तो सही होता, नहीं है तो यह गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। जब यह तीनों सिंबल आए तो अगर ग्रेटर देन है तो उसके बीच का सही रिलेशन यही होगा। अच्छा, ग्रेटर देन के अलावा यह भी आ सकता है लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू, यह तीनों एक ही परिवार का है। अगर यह तीनों आ जाए उस केस में क्या होगा कि सही रिलेशन जो आपका होगा वह ग्रेटर देन होगा, अगर लेस देन होगा, अगर लेस देन है तो, अगर नहीं है लेस देन तो फिर इस दोनों में से अगर यह दोनों है तो यह वाला सही होगा। यह प्रायोरिटी आपका दिया हुआ है कि अगर तीनों आएगा तो सही रिलेशन लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन के साथ इक्वल टू भी आया तो सही रिलेशन, यानी लेस देन है तो सही लेस देन ही होगा। अगर लेस देन नहीं है, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू है तो सही रिलेशन इसके बीच में क्या बनेगा आपका, लेस देन इक्वल टू बनेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल है, बस इसको क्या करना है आपको, इसको जो है जाकर के उस वीडियो को देख लेना है अच्छे से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। बोला है MFBTF, इसके लिए यह लिखा गया, कैसे लिखा गया हो देखिए तो, M होता है 12 पे, M होता है 13 पे और L होता है 12 पे -1। उसी तरह से F होता है 6 पे, E होता है 5 पे -1। यहाँ देख लीजिए 2 पे 1 पे -1, 20 पे 19 पे -1 तो किया गया है। तो आप उसी तरह से यहाँ पे भी तो -1 कर सकते हैं। T 20 पे होता है, -1 करेंगे 19 नंबर पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। और 18 पे होता है, -1 करेंगे 17 नंबर पे क्या आएगा, Q आएगा। पूरा करने का जरूरत नहीं है, SQ वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है, प्रत्येक लेटर में -1 करके कोड किया गया है। तो यहाँ भी हम लोग प्रत्येक लेटर में से -1 करके कोड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका जो संबंध इसके साथ है, वैसा ही संबंध वाला चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। तो किस तरीके से संबंध है जरा देखिएगा। P को देखिएगा, P होता है आपका 16 नंबर पे, L 12 नंबर पे, 4 का अंतर, Z और B नहीं, यह तो नहीं चलेगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, P का उल्टा लेटर क्या होता है सर, P का उल्टा लेटर होता है P का उल्टा लेटर होता है K +1 करेंगे तो L आएगा। ध्यान से समझिएगा, P का अपोजिट लेटर होता है आपका K और K +1 करेंगे तो L होगा, यानी अपोजिट लेटर +1। क्या हो रहा है इसमें, अपोजिट लेटर और +1 हो रहा है। आगे देख लेते हैं, R का अपोजिट लेटर होता है I, R का अपोजिट लेटर क्या होता है, I होता है, और I +1 करेंगे क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। उसी तरह से O का अपोजिट लेटर होता है L, L +1 करेंगे M हो जाएगा, यानी अपोजिट +1 किया गया है। यहाँ चेक करिए, Z का अपोजिट होता है A, +1 करेंगे B, E का अपोजिट होता है आपका V, V +1 करेंगे W, N का अपोजिट क्या होता है M, M +1 करेंगे N हो जाएगा, यानी अपोजिट लेटर +1। यही लॉजिक आपका यहाँ पे पकड़ में आया है। तो देखिए G का अपोजिट क्या होता है T, T +1 U, ठीक है। U का अपोजिट क्या होता है, U का अपोजिट होता है आपका F, F +1 G, ठीक है। N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, यहाँ सीधे अपोजिट दे दिया है। N का अपोजिट जो होगा उसमें +1 करना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे N ही रहेगा ना, अपोजिट +1, तो विकल्प A हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें चलिए, K का अपोजिट क्या होता है P, P +1 Q, ठीक है। L का अपोजिट O, O +1 P, ठीक है। P का अपोजिट K, K +1 L, विकल्प B हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक इसमें पकड़े थे हम लोग, अपोजिट लेटर में +1 करके इसको बनाया गया था, तो वैसा ही ऑप्शन आपका विकल्प B है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पजल का क्वेश्चन है। P, L, K, U, J और Y समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत वर्षों में, क्रमागत वर्ष कहने का मतलब जहाँ से भी शुरू होगा लगातार, या जैसे मान लीजिए जनवरी से शुरू तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर सितंबर से शुरू तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्रमागत का मतलब होता है लगातार आने वाला महीना। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा करते हैं। कितना व्यक्ति है देखिए, 4 और 2 6 व्यक्ति है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का यात्रा करता है, सब 2 ही जगह का यात्रा करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछा क्या है लास्ट में। बोला L ने Y से ठीक पहले यहाँ पे K ने किस महीने में यात्रा की। हमें सिर्फ यह बताना है कि K किस महीने में यात्रा किया, तो केवल हम सबका महीना देखेंगे कि कौन किस महीने में यात्रा करता है। शुरुआत करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिएगा क्या बोला है। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा किया। P कब यात्रा किया है, P यात्रा किया है नवंबर के महीने में, ठीक है भाई, नवंबर के महीने में P यात्रा किया है।
कहाँ का यात्रा किया है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइनली क्या बताना है कि किस महीने में यात्रा किया, तो सिर्फ महीना पे हम लोग ध्यान देंगे। पी ने नवंबर के महीने में यात्रा किया, यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले, यू जो है वह पी से 2 महीना पहले, तो नवंबर से 2 महीना पहले क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर से 2 महीना पहले यात्रा कौन किया है सर, नवंबर से 2 महीना पहले जो है वह यात्रा किया है यू। तो यही तो बोला है, यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा, कहाँ का यात्रा किया उससे मतलब नहीं है, किस महीने में यात्रा किया इससे मतलब है। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया, वाई जो है कब यात्रा करता है सर, वाई यात्रा करता है जुलाई महीने में, ठीक है, वाई जुलाई में यात्रा करता है। आगे, जे ने वाई और यू के द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य, जे जो है वह वाई और यू के ठीक बीच के महीना में, तो जुलाई और सितंबर के बीच में क्या है आपका, अगस्त है, तो जे अगस्त के महीने में यात्रा करना पसंद करता है। क्या बोला है, जे वाई और यू के द्वारा पसंद किए गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करता है। जे किस महीने में राजस्थान का दौरा करता होगा, वाई और यू के द्वारा जो महीना पसंद किया जाता है उसके बीच, तो वाई और यू के द्वारा जुलाई और सितंबर, तो जुलाई और सितंबर के बीच में क्या होगा, अगस्त, तो अगस्त महीने में जे यात्रा करता है। आगे, एल ने वाई से ठीक 1 महीना पहले यात्रा किया, एल वाई से ठीक 1 महीना पहले, वाई से ठीक 1 महीना पहले, तो वाई जुलाई में, यानी कि यह किस में यात्रा किया होगा, जून में यात्रा किया होगा। अब आगे चलिए, अब आगे बोला है के किस महीने में यात्रा किया है, हमें यह बताना है कि के किस महीने में यात्रा आपका किया है। हमें एक चीज़ पता है कि जो महीना है वो आपका क्रमागत है, लगातार है, तो लगातार शुरू करिए, तो सबसे छोटा महीना इसमें कौन है, जून है, तो सबसे पहले जून है, उसके बाद जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, नवंबर है, कौन सा महीना लगातार में बच रहा है, अक्टूबर बच रहा है, इसका मतलब के जो है वह अक्टूबर के महीने में यात्रा किया होगा, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्रमागत महीना है, तो शुरुआत तो आपका सबसे छोटा वाला से करेंगे, तो जून है, यहाँ जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर है, सितंबर के बाद नवंबर है, तो बीच में महीना कौन बच रहा है, अक्टूबर, और व्यक्ति भी तो आपका एक ही बच रहा है के, यानी के जो है वो अक्टूबर के महीने में यात्रा किया होगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। 6 व्यक्ति ABCD E और F एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठते हैं, तो सबसे पहले सभी 6 व्यक्तियों को बैठने के लिए जगह बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6, सबको कुछ इस प्रकार से केंद्र की तरफ मुख करके बिठा दीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति। यहाँ से शुरुआत क्वेश्चन को मत करिए, आप क्वेश्चन को शुरुआत वहाँ से करिए जहाँ से बाएं दाएं बोले, यहाँ से करिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ सी के दाईं ओर, तो पहले सी को बिठा देंगे, सी के जस्ट दाईं ओर किसको बिठाना है, हमें एफ को बिठाना है, तो सी को बिठाएंगे तभी तो उसके दाईं ओर हम एफ को बिठा सकते हैं। बोला था एफ सी के दाईं ओर बगल में, एफ को बिठा लिए, इस तरफ एफ का क्या हो, सी को बिठा लिए, इस तरफ क्या होगा, सी का दायां हो जाएगा। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर देखिए, एफ के दाईं ओर पहला दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे ई बैठा हुआ है, यही तो बोला है, ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई कहाँ है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ई को कहाँ बिठाना है, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ई बैठा हुआ है, अब ए को वहाँ बिठाइए जहाँ से बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए दिखे, तो देखिए बाईं ओर पहला, बाईं ओर दूसरा स्थान पर कौन हो गया, ई। ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ई तो बैठा हुआ है, अब हमें ए को वहाँ बिठाना है जहाँ से बाएं दूसरा हमें ई दिखे, यहाँ बिठा दिए। आगे चलिए, एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, क्या बोला है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति, डी और ए के बीच, तो ए यहाँ पे बैठ गया, हम डी को कहाँ बिठाएंगे कि इसके बीच में 2 व्यक्ति होगा, यहीं पे। अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो देख लीजिए, इस तरफ से भी 2 व्यक्ति, इस तरफ से भी 2 व्यक्ति, तो यहाँ डी हो गया आपका, बचा कौन, बचा बी, तो बचे हुए जगह पे बचे हुए व्यक्ति को बिठा दीजिए, बी हो गया। सवाल क्या पूछा है, एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, एफ के दाईं ओर देखिए, एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए क्या है, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक
ठीक है। उत्तर की ओर 200 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 400 मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन का मुख किस दिशा में है? जब भी क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि चेहरा किस दिशा में है, मुख किस दिशा में है या किस ओर चल रहा है, तो वैसे क्वेश्चन में इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ हमें चेहरा का पोजीशन ही तो पता करना है, तो वह बाएं दाएं से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका चेहरा किस दिशा में था? सर उत्तर दिशा में इसका चेहरा था, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस दिशा में? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन। अब केवल टर्न गिनिए कि टर्न किस किस तरफ किया है। 200 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है। नॉर्थ में था, बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट टर्न लिया। 300 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा यानी कि फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, ठीक है। उसके बाद 400 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर उसके बाद क्या मुड़ा है? या बाईं ओर मुड़ा है। बोला है अब राजन का मुख किस दिशा में है? देखिए टर्न यह 3 बार लिया है। एक बार क्या लिया? उत्तर से पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब बताइए इसका चेहरा किस दिशा में है? यही तो क्वेश्चन था। बाएं का मतलब लेफ्ट, दाएं का मतलब राइट। करना यह है कि अगर लेफ्ट राइट है तो इसको आपस में कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि दाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे, एक बार बाएं मुड़ेंगे फिर दाएं मुड़ेंगे तो दिशा सेम रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है पूरब दिशा में, ठीक है। एक बार उसको दाएं मोड़िए, तो दाएं मोड़िए, दाएं कहने का मतलब क्लॉकवाइज में, तो दाएं मोड़े तो नीचे की ओर। जब भी दाएं मोड़ना होगा ना तो ऐसे मोड़िएगा क्लॉकवाइज में, और बाएं मोड़ना होगा तो ऐसे मोड़िएगा एंटी क्लॉकवाइज में। यह क्या है? यह राइट टर्न है, और यह क्या है? यह आपका लेफ्ट टर्न है। तो हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, जब वह दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाने लगेगा, और फिर जब बाईं ओर मुड़ेगा तो फिर से यह किस दिशा में जाने लगेगा? फिर से यह आपका पूरब दिशा में जाने लगेगा। तो एक लेफ्ट और एक राइट लेने पर दिशा फिर से सेम हो जाता है। तो लेफ्ट राइट को आपस में कैंसिल कर देंगे। अगर मान लीजिए एक लेफ्ट है एक और राइट होता तो लेफ्ट राइट को आपस में क्या करते? कैंसिल करते, क्योंकि लेफ्ट राइट करेंगे दिशा फिर से क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो बचा क्या? बचा लेफ्ट। तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ का लेफ्ट। नॉर्थ कहने का मतलब उत्तर दिशा किस तरफ होता है? ऊपर की ओर होता है, और यहाँ से लेफ्ट चलना है। लेफ्ट चलने का मतलब किस ओर? एंटी क्लॉकवाइज में। यही डायरेक्शन हमारा आंसर हो जाएगा। और यह कौन सा दिशा है? बाएं हाथ की तरफ है, और बाएं हाथ की तरफ आपका होता है पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। डायरेक्शन भी, दिशा भी यहाँ से आप समझ लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। दाहिने हाथ की तरफ होता है पूरब दिशा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, ऊपर में उत्तर दिशा, और नीचे में आपका दक्षिण दिशा हो जाता है। या पूरब हो गया, या पश्चिम हो गया, या उत्तर हो गया, या दक्षिण हो गया। जब भी पूरब चलना होगा दाहिने हाथ की तरफ चलेंगे, जब भी उत्तर चलना होगा ऊपर की ओर चलेंगे, जब भी दक्षिण चलना होगा नीचे की ओर चलेंगे, पश्चिम चलना होगा बाएं हाथ की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरफ चल रहा है, तो यह कौन सा दिशा है? बाएं हाथ की तरफ है ना, यानी पश्चिम दिशा। दाहिने हाथ की तरफ होता पूरब दिशा, ऊपर की ओर होता उत्तर दिशा, नीचे की ओर होता दक्षिण दिशा। और बाएं मोड़ना है, देखिए नॉर्थ का बायां, तो बाएं चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वेस्ट हम लोग जाने लग जाएंगे, यानी कि पश्चिम। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 8:45 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप लगभग कितना होगा? कोण कैसे निकालते हैं? सर कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है आपका 60H माइनस 11m/2। जब भी कोण निकालना होगा ना, इसी फॉर्मूला का यूज करिएगा। घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण इसी फॉर्मूला की मदद से आपका निकलता है। जहां h के स्थान पर क्या लिखना है आपको? जो घंटा वाला समय होगा, ठीक है। और m के स्थान पर क्या रखना है? जो मिनट वाला वैल्यू होगा। h का मतलब आवर, m का मतलब मिनट। 8:45 हो रहा है, समय क्या हो रहा है? 8:45। तो इसमें बताइए कि h का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो h के स्थान पर घंटा वाला समय रखना है यानी 8, और m के स्थान पर मिनट वाला समय रखना है यानी कि 45। तो आइए सोल्व करिए। 60 गुना h, तो 60 में 8 से गुना करेंगे, 8 छक्के 48, 480 हो जाएगा, माइनस 11m। 45 में 11 से गुना करेंगे, क्या होगा आपका? 495 हो जाएगा, बट्टा 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटका को घटाइएगा, माइनस नहीं करिएगा। बड़ा में से छोटका, अगर यह बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए, और अगर यह बड़ा है तो इसमें से इसको घटाइए। तो 495 में से 480 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 15, और बट्टा में 2 करते हैं, 15/2 हो जाएगा 7.5। तो 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ऑप्शन में 7.5 है नहीं है, तो लगभग में आंसर करना है, तो विकल्प डी यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यह फॉर्मूला है, इसके हेल्प से ही हम लोग एंगल को निकालते हैं। 60H माइनस 11m/2। आगे चलिए, यहाँ क्या है? कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। भाई कंप्यूटर का कोई हिस्सा मार्कर नहीं है। कथन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाइएगा।
इसका बाद में बनाएंगे, पहले नीचे वाला दोनों का देखते हैं। सभी पेन इरेजर है, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सभी पेन क्या है? इरेजर है। यह आपका पेन हो गया, और जितना भी पेन है सबका सब इरेजर है। ठीक है, पेन क्या है? इरेजर है। आगे चलिए, आगे क्या बोला है? सभी इरेजर मार्कर है। जो भी इरेजर है वह क्या है? मार्कर है। सभी इरेजर आपका मार्कर है। ऊपर से नीचे वेन डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही थी तो नीचे से ऊपर चले गए। सभी पेन इरेजर है, भाई पेन को इरेजर बना दिए। सभी इरेजर मार्कर है, सभी इरेजर को मार्कर बना दिए। अब बोला है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। कोई कंप्यूटर जो है वह मार्कर नहीं है, तो यहाँ पे हम ले लिए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर ले लिए, और जो कंप्यूटर है वह मार्कर नहीं है। इस दोनों में किस तरीके का रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। कंप्यूटर मार्कर नहीं है, इसका मतलब मार्कर जो होगा वह कंप्यूटर नहीं होगा। और यहाँ जो भी चीज़ दे रखा है सबका सब मार्कर है, और जो मार्कर है वह कंप्यूटर नहीं है। चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं। कोई पेन कंप्यूटर नहीं है। देखिए, कोई पेन, जो भी पेन है सब मार्कर है, और जो मार्कर होगा वह कंप्यूटर नहीं है, तो पेन भी आपका कंप्यूटर नहीं है। यह बात सही हो जाएगा। कुछ इरेजर कंप्यूटर है। कुछ इरेजर, क्या इरेजर का कुछ हिस्सा कंप्यूटर के साथ कॉमन है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी कि विकल्प बी। वेन डायग्राम अगर आप बना लेते हैं तो फिर आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोला है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर। इस बार हमें दूरी निकालना है, तो जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं हम लेके चलेंगे। उत्तर दिशा में 200 मीटर चलता है, तो सबसे पहले उत्तर दिशा में इसको लेके चलिए 200 मीटर। उत्तर कहने का मतलब ऊपर। यह हो गया इसका आरंभिक बिंदु। यहाँ से चलना शुरू किया। उत्तर दिशा में कितना चला? उत्तर दिशा में 200 मीटर चला। अब बोला है कि फिर बाएं मुड़ता है और 300 मीटर। अब यहाँ से बाएं, बाएं कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ा और कितना चला? सर बाएं मुड़ा और 300 मीटर चला। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है और 400 मीटर। दाएं का मतलब घड़ी के दिशा में, तो दाएं मुड़ा और 400 मीटर चला। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ से हम लोग दाएं मोड़ेंगे और इसको लेके चलेंगे कितना मीटर? दाएं मुड़ा और 400 मीटर चला। ठीक है, आगे फिर दाएं मुड़ता है और 300 मीटर। अब यहाँ से फिर से दाएं मुड़ा, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ा और कितना मीटर चला? 300 मीटर चला। इसका ध्यान रखिएगा, अगर 300 नीचे में यहाँ से यहाँ है तो फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए। आगे चलिए, अब पूछ रहा है हम लोगों से कि रमन अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। रमन अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो रमन अब यहाँ पे है। ठीक है, और आरंभिक बिंदु यहाँ पे है। कितनी दूरी है देख लीजिए, 200 मीटर यह हो गया, और इसके अलावा यह दूरी कितना है? अगर यह 400 है तो यह भी 400 होगा, तो 400 और 200 कितना हो जाएगा? 600। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिस तरह बोला है घुमाते हुए हम लोग चले हैं। जब भी बाएं मोड़ना होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइएगा, ऐसे घुमाइएगा। ठीक है, और जब भी दाएं मोड़ना होगा घड़ी के दिशा में आप घुमाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस सेट का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में लेकर के हम आएंगे, है ना। 2 वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। ओके, थोड़ा टाइम लेकर के अभी हम लोग कुछ सेट को करेंगे। जैसे ही इसमें से कुछ क्वेश्चन बनाने में हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, यानी कि आसानी से बनाने लगेंगे, फिर उसके बाद जो है वह तेज़ी से इन सेट को हम कंप्लीट आपका करा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा और वहाँ से जाकर के इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।